आइए मॉड्यूल 5 में चलते हैं हम लोग, और इस मॉड्यूल का नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। तो इस मॉड्यूल में हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले देखें कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होता क्या है और रियल इंटीग्रल और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में क्या भेद है, क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ते हैं हम लोग। We know that in real variables, the path of integration is from a to b fx dx। इसका मतलब कि इस इंटीग्रल को हम x एक्सिस के along सॉल्व करते हैं, और कहाँ से कहाँ तक, x इजिकल टू a से लेकर x इजिकल टू b तक। और फिर अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और फिर ये लिमिट रख लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में अगर देखा जाए तो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ जेड डी जेड लिखा जाता है। तो एफ जेड कैसा फंक्शन है जिसमें कि एक्स वाई बैठे हुए हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना है, जेड के रिस्पेक्ट में। जेड के रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक्स भी है और वाई भी है, और जो पॉइंट दिया है वो ए से बी। ए से बी का मतलब ए और बी कैसे हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं तो हम थोड़े समय के लिए कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी रियल इंक्लूडेड होता है। तो कॉम्प्लेक्स ए टू कॉम्प्लेक्स बी ऐसे समझते हैं। तो ये देखिए, कैन बी अलोंग द, अब देखिए ये जो इंटीग्रल है, ये दोनों लिमिट जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की लिमिट है, यानी कि जेड फ्रॉम ए टू बी। तो जेड के अंदर एक्स वाई, एक्स प्लस आई वाई, और जेड के यहाँ पर जब भी जेड के अंदर एक्स प्लस आई वाई। तो एक प्रकार से हम किसी भी एक्सिस के थ्रू इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कोई कर्व होगा जिसमें एक्स वाई दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि फ्रॉम ए टू बी, अब ये जो कर्व है, ये कर्व कैसा है, ये एक एक्स वाई से मिलकर के बना एक कर्व है। इसलिए अब हम इस इंटीग्रल को एक्स वाई दोनों के ही अलॉन्ग सॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ड्यू टू इंटीग्रल सॉल्व अलोंग द कर्व, सो इट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल एफ जेड एंड रिटन एज लाइक दिस। तो इस चूंकि एक्स वाई दोनों होते हैं, इसलिए इसको हम लोग लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं, और इस प्रकार से लिखते हैं। एफ एक इंटीग्रल बनाएंगे, नीचे सी लिखेंगे, एफ जेड डी जेड। इफ कर्व सी इज क्लोज देन दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड कंटूर इंटीग्रल एंड डिनोटेड एज। अगर वो पूरा ये लाइन इंटीग्रल अगर कोई क्लोज इंटीग्रल हो जाए, इस प्रकार से कोई क्लोज बन गया इंटीग्रल, तो हम क्या कहेंगे, ये एक प्रकार का कंटूर इंटीग्रल है। चलिए, और इसको ऐसे लिखेंगे, एफ जेड डी जेड। नाउ टू नो द डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ द कर्व, कि वो लोकेशन कहाँ पर है कर्व एक्स वाई एक्सिस पर, और उसकी क्या डायरेक्शन है। हम एफ जेड को ऐसे लिखना चाहते हैं, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। इस लाइन से आप पूरी तरह से फेमिलियर हैं। और फिर डी जेड को हमने ऐसे लिख दिया, डी एक्स प्लस आई डी वाई। ये टोटल डेरिवेटिव लिया गया है, डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब देखिए, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, इंटीग्रल एफ जेड की जगह यू प्लस आई वी, जैसा कि आपने ऊपर देखा, और डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब इसको अगर प्रोडक्ट ले लें तो हमें इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो देखिए, दो इंटीग्रल के टाइप में ये बदल गया। पहले वाले इंटीग्रल को ध्यान से देखिए, तो इसमें कहीं भी इमेजनरी पार्ट नहीं, यानी आई नहीं लिखा हुआ है। तो ये लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए, एक दूसरा लाइन इंटीग्रल मिल रहा है जो आई के साथ में है। तो दो प्रकार के इंटीग्रल में ये बढ़ जाता है। तो एफ जेड डी जेड क्या होता है, दो प्रकार के इंटीग्रल में बढ़ जाता है, और दोनों ही कैसे हैं, लाइन इंटीग्रल हैं। यू डी एक्स माइनस बी डी वाई प्लस आई इंटीग्रल वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। द इवेल्युएशन ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैन बी reduced to the evaluation of two line integrals of real function। तो ये रियल फंक्शन आप देख रहे हैं, u को x के रिस्पेक्ट में करना है, v को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर भी v को x के रिस्पेक्ट में और u को y के रिस्पेक्ट में। तो ये जो एफ जेड डी जेड है, जेड के अगेंस्ट में जो इंटीग्रल करना था, अब वो इस प्रकार के रियल इंटीग्रल में बदल चुका है।
इफ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक देन इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द इंटीग्रेशन। अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पर डिपेंड करेगा, अर्थात ए से बी एफ जेड डी जेड लिया है आपने, तो अगर आप बी से ए एफ जेड डी जेड सॉल्व करेंगे तो माइनस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इफ सी इज अ पॉइंट ऑन द कर्व ऑन द आर्क ज्वाइनिंग ए एंड बी, अगर सी कोई बीच में पॉइंट है ए और बी के, तो कैसे करेंगे, ए से बी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ए से सी जाएंगे एफ जेड डी जेड प्लस सी से बी जाएंगे एफ जेड डी जेड। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की, जो कि हमने सीख लिया। अब आइए इसको अप्लाई करके अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो उससे और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा बन जाएगा। चलिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन है 392 पेज पर। इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 3 प्लस आई जेड स्क्वायर डी जेड एलॉन्ग, किसके एलॉन्ग आपको सॉल्व करना है। इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक तो ये है कि द लाइन y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3, और दूसरा क्या है, द रियल एक्सिस टू 3 एंड देन वर्टिकली टू 3 प्लस आई। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले चलते हैं पार्ट ए में। तो देखिए, हमने इसको ऐसे लिख लिया और इसकी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिया है वो जेड 0 से लेकर 3 प्लस आई तक दिया है, यानी जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आई। तो अगर जेड इज इक्वल टू 0 को हम एक्स प्लस आई वाई के टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस आई 0, अर्थात एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगर देखें तो एक्स इज इक्वल टू 3 और 1 इंटू आई यानी वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये जो आपको दिया हुआ है लिमिट, इससे एक बना हम कर्व खींच लेते हैं, जहाँ पर कि ये 0 0 है और 3 1 मिला करके हमने एक कर्व खींच लिया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं आपसे पार्ट ए में कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। तो हमने एज्यूम कर लिया कि y एक लाइन है जिसका ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 इस प्रकार से है, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट आपने इनके लिमिट से ले लिया, तो यहाँ पर आपको लिमिट मिल गई। अब देखिए, अब करना क्या है, आपको इस पूरे इंटीग्रल को ले जाइए और इस लाइन से सेटिस्फाई करा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। फिर से देख लीजिए, इस पूरे इंटीग्रल को लीजिए और इस लाइन से सेटिस्फाई करा दीजिए, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो हमने देखिए पहले इंटीग्रल लिखा, अब देखिए यहाँ पर 0 से 3 प्लस आई, और इसको हमने जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, और फिर डी एक्स प्लस आई डी वाई ऐसे बना लिया, और इस प्रकार से फिर हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया। और अब देखिए आपने क्या किया, अब यहाँ पर देखिए एक खास बात है कि y, अब इस इंटीग्रल को हमें इस लाइन से सेटिस्फाई कराना, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 है, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3, इसका मतलब x इज इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं इसको, तो dx इज इक्वल टू 3 dy। तो अब देखिए, जहाँ जहाँ x आपको दिखे इस इंटीग्रल में वहाँ वहाँ 3y रख दीजिए, और जहाँ dx दिखे वहाँ 3 dy रख दीजिए। तो हमने इस इंटीग्रल को ले लिया और इस प्रकार से लिख दिया, तो देखिए ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये पूरा इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक ये केवल y के रिस्पेक्ट में बदल चुका है। तो y, तो यहाँ पर देखिए 0 से 3 प्लस आई में y का कितना कोऑर्डिनेट है, तो y देखिए यहाँ पर y 0 से और y 1 हो रहा है। देखिए ध्यान से, आप जहाँ आपने चेंज किया है, तो आप केवल अब इस इंटीग्रल को न कि यहाँ से यहाँ तक की लिमिट में कर सकते हैं, बस 0 से 1 रखिए और इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लीजिए। तो हमने देखिए ये इंटीग्रल सॉल्व कर दिया। यहाँ पर कुछ कॉमन पार्ट है, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल दिया, 0 से 1 8y स्क्वायर प्लस 6i वाई स्क्वायर डी वाई, और इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो आप ये मिल जाएगा आपको। अब 0 से 1 है तो इसको सेटिस्फाई करा लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको ये इतना मिल जाएगा, और फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें कुछ नहीं रह गया है, इसको खोल करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब आइए इसके पार्ट बी को कर लेते हैं। पार्ट बी में क्या कहा जा रहा है, द रियल एक्सिस टू 3 एंड देन वर्टिकली टू 3 प्लस आई, यानी कि पहले क्या है, रियल एक्सिस पर जाना है 3 पर और फिर 3 प्लस आई पे जाना है। तो पहले हम यहाँ से गए, रियल एक्सिस 0 से उठे और 3 पर चले गए, और फिर 3 से 3 प्लस आई पर चले गए। तो यहाँ से 0 से उठे और a पे गए और a से b पर चले गए। अब इस पूरे इंटीग्रल को हम इन दोनों लाइन पर सेटिस्फाई करेंगे। इस इंटीग्रल को उठाएंगे, यानी कि ये वाला पार्ट कार्टेजियन पार्ट, इसको उठाएंगे और इस लाइन से सेटिस्फाई कराएंगे, प्लस फिर इसी को उठाएंगे और इस लाइन से सेटिस्फाई करा देंगे।
तो यानी कि इंटीग्रल ओवर ओ ए प्लस इंटीग्रल ओवर ओ बी। तो पहले ओ ए को जरा सा स्टडी कर लें। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स को, तो कौन वैरी कर रहा है और कौन कांस्टेंट है। जो वैरी कर रहा है वो आप जानते हैं हमेशा लिमिट के ऊपर चला जाता है, और जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रैंड के पास चला जाता है। इसी प्रकार से ए बी में भी क्या वैरी कर रहा है और क्या कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। ओ ए वाले पार्ट में, ओ ए वाले पार्ट में देखिए तो x 0 से 3 हो रहा है, यानी कि वेरी कर रहा है, और y का पार्ट कांस्टेंट है तो y इक्वल टू 0 हो गया। तो x वेरीज फ्रॉम 0 to 3 और y इक्वल टू 0 यानी dy इक्वल टू 0। अब उठाइए और इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख दिए। तो आपने जब रख देंगे y को 0 तो ये सब 0 हो जाएंगे, केवल x स्क्वायर dx बचेगा और 0 से 3 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर आइए ए से बी में, ए से बी में देखिए क्या कांस्टेंट है और क्या वेरी कर रहा है। तो x इक्वल टू 3 है जो कि कांस्टेंट है, यानी डी एक्स इक्वल टू 0, और y इक्वल टू क्या है, y फ्रॉम 0 to 1 वेरी कर रहा है। तो y की लिमिट आप यहाँ पर लगा देंगे 0 से 1 और सभी को बदल देंगे। x की जगह 3 रख दीजिए और डी एक्स की जगह 0 रख दीजिए। इसी इंटीग्रल में जाइए और x की जगह 3 रखिए और डी एक्स की जगह 0 रख दीजिए। तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब इनको केवल सॉल्व कर लेना है और 0 से 1 लिमिट यहाँ रख लेंगे, 0 से 3 यहाँ रख लेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई, और ये देखिए यहाँ पर y इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 ही है तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी लोअर लिमिट 0 है तो केवल अपर लिमिट से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से रखेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये एग्जाम्पल देख लिया, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे वर्क करता है। थैंक यू।